ये बात साल 1962 की है। रतन टाटा जी अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गए थे और इसी बीच में एक अंग्रेज लड़की से उन्हें प्यार हो जाता है। हालांकि अंग्रेज लड़की भी उन्हें उतना ही प्यार करती है और वो दोनों फैसला लेते हैं कि शादी करते हैं। शादी के बहुत नज़दीक तक पहुंच चुके थे, लेकिन इसी बीच में इनके घर से एक संदेश पहुंचता है कि तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तुम्हें आ जाना चाहिए। ये इंडिया आ जाते हैं, लेकिन लड़की के परिवार वाले लड़की को इंडिया भेजने से कतराने लगते हैं, मना कर देते हैं। और वजह होती है कि भारत और चीन का उस वक्त युद्ध चल रहा था और स्थिति कुछ ऐसी थी नहीं। ये अपने दादी के साथ अपने काम में बिजी हो जाते हैं और इसी बीच में एक खबर आती है कि उस लड़की के माता पिता ने उसकी शादी कहीं और लड़के से कर दी है। जैसे ही ये बात रतन टाटा जी को पता चलती है तो इन्हें इस बात का दुख हुआ, लेकिन इन्होंने जब भी अपनी ज़िंदगी में फैसले लिए वो हमेशा अपने फैसले पर अडिग रहे हैं। ऐसा बताया जाता है, ऐसा दावा किया जाता है कि रतन टाटा ने फिर शादी ना करने का फैसला ले लिया था। उन्होंने कहा कि अब कभी शादी नहीं करूँगा। हालांकि एक तो नाम इनकी ज़िंदगी में जुड़ते हैं, लेकिन जब उन्होंने कोई शादी की ही नहीं तो फिर किसी का नाम जोड़ने से क्या फ़ायदा है। वक्त आगे बढ़ता है और 9 अक्टूबर 2024 की रात को मुंबई के एक हॉस्पिटल के अंदर से एक खबर पूरे दुनिया में फैल रहती है कि रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। और जैसे ही ये बात पता चलती है तो लोगों के आंखों में आंसू आने लगते हैं। जो लोग रतन टाटा जी को जानते थे डायरेक्ट, वो तो ज़्यादा ही दुख महसूस कर रहे थे, लेकिन जो लोग नहीं जानते थे उन्हें भी कोई कम दुख नहीं होता है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि एक व्यक्ति के चले जाने से ऐसे लाखों करोड़ों लोग आखिरकार क्यों दुख मना रहे हैं। ऐसा क्या था उस आदमी में जो उसे लोग इतना प्यार करते थे, उसे इतना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची कहानी को सुनाने के लिए मैं बात करना चाहूँगा कि नमक, मिर्च, पानी, चाय, कॉफ़ी, घड़ी, ज्वेलरी, ट्रक या बस, कार हो या फिर हवाई जहाज़ का सफ़र हो, ऐसे लगभग 100 से ज़्यादा बड़ी कंपनियां हैं जहां हर व्यक्ति का किसी न किसी रूप में पाला ज़रूर पड़ा हुआ है। ये है कंपनी टाटा की। टाटा की कंपनी का जो ब्रांड है वो पूरे दुनिया में फैला हुआ है और पूरी दुनिया के लोग उसे ऐसा बात करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि टाटा अपनी खुद की कंपनी हो, हम जैसे उसके मालिक हों। दरअसल एक कहानी शुरू होती है अब से 200 साल ज़्यादा पुरानी ये बात है। बात कर रही हूँ 1822 की। गुजरात प्रदेश का एक गांव लगता है नवासारी, और वहाँ पर पारसी परिवार में एक लड़के ने जन्म लिया था जिस लड़के का नाम रखा जाता है नसलवान जी टाटा। दरअसल जब लड़का 20 साल का होता है 1822 में, तो उस लड़के की शादी हो चुकी थी। उसकी एक बीवी थी और एक बेटा था। उस लड़के ने ये फैसला लिया कि वो यहाँ गांव में रह कर के ज़िंदगी नहीं गुजारेगा, वो जाएगा बाहर, बड़े शहर में जाएगा और कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा। इसलिए वो अपने बेटे को और अपने पत्नी को लेकर के अपने उस गांव को छोड़ करके महाराष्ट्र प्रदेश के बॉम्बे शहर में पहुंच जाता है, जिसको लोग आज मुंबई के नाम से जानते थे और उस वक्त बॉम्बे के नाम से जानते थे। बॉम्बे में जाते हैं, वहाँ जाकर के सबसे पहला जो बिजनेस था वो कॉटन का शुरू करते हैं और ये कपड़े का व्यापार शुरू ही किया था कि जैसे कपड़े का व्यापार उनका इंतज़ार कर रहा हो। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे इनका जो कारोबार होता है वो नसलवान जी टाटा का जो नाम होता है वो बड़ा होता चला जाता है। इसी बीच में कुछ युद्ध भी वहाँ पर होते हैं और वहाँ पर इनकी कॉटन की मांग ज़्यादा बढ़ने लगती है। कुल मिलाकर के इनकी कंपनी लगातार आगे बढ़ रही थी। इनका बेटा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। बेटे का नाम रखा था जमशेद सिंह टाटा। जमशेद सिंह टाटा जब 20 साल के थे तो उन्हें एक जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम भी बाहर जाओ, दुनिया देखकर आओ, दुनिया सीख करके आओ, कुछ करना है, तुम्हें कुछ बड़ा करना है। तो जैसा जोश उनके पिता नसरवान जी टाटा में था
उससे कहीं ज़्यादा जोश उनके बेटे जमशेदजी टाटा में था। वो पहले अपना सफ़र हांगकांग का तय करते हैं। हांगकांग के बाद लंदन जाते हैं। लंदन जाने के बाद इंडिया के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं। वहाँ जाकर के अपनी कंपनियाँ खोलना शुरू कर देते हैं। कॉटन के व्यापार से कहानी शुरू होती है और उसके बाद फिर वो स्टील का व्यापार में चले जाते हैं और धीरे धीरे करके ऐसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था। इनका नाम भी बड़ा हो रहा था। अब ये सेठ लोगों में इनकी गिनती होती थी। इन्हें लोग दूर से देखते हैं, जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। जमशेदजी टाटा एक बार साल 1989 की ये घटना है। 1889 में ये महाराष्ट्र के बॉम्बे शहर में एक इलाका है काला घोड़ा, वहाँ पर एक होटल लगता है और ओटसन्स उसका नाम होता है। ओटसन्स होटल में इनको जाना था, इन्हें अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। लेकिन दरबार ने इसको होटल में जाने से रोक दिया। कह दिया कि यहाँ पर सिर्फ यूरोपियन ही अंदर जा सकते हैं, किसी इंडियन को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इन्होंने अपने बारे में बताया कि इनका नाम बहुत बड़ा है, ये बड़े आदमी हैं, इन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दीजिए। लेकिन होटल्स के कुल रूल्स थे, कुल रेगुलेशन से उन्होंने साफ साफ कहा कि यहाँ पर सिर्फ यूरोपियन ही अंदर जा सकते हैं, कोई इंडियन अंदर नहीं जा सकता। और इस दिन इन्होंने यानी कि जमशेदजी टाटा ने ये कसम खाई थी कि वो एक ऐसा होटल बनाएंगे जिस होटल की गूंज पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इसकी गूंज होगी। साथ ही इस होटल के सबसे खास बात ये होगी कि उसमें किसी पर कोई बाउंडेशन नहीं होगी। इसमें जो उस होटल का खर्च उठा सकता है वो इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसके अंदर आ सकता है। और जब ये बात उनके प्रण लिए हुए की बात थी और जो लोगों को पता चलती है तो कुछ लोगों ने मजाक भी बनाई कि आखिरकार ये ऐसा कैसा और कितना बड़ा होटल बनाना चाहते हैं। इनका स्टील का कारोबार है, इनका कॉटन का कारोबार है और ये होटल के कारोबार में क्यों हाथ आजमा रहे हैं। इन्होंने होटल बनाया, हालांकि कई साल लगे, एक लगभग 10-11 साल से ज़्यादा का वक्त लग जाता है और होटल बन करके तैयार हो जाता है। मुंबई का होटल ये समुद्र के किनारे गेट ऑफ इंडिया है, उस गेट ऑफ इंडिया के ठीक सामने एक होटल बन करके तैयार होता है साल 1903 में और उस होटल का नाम रखा जाता है ताज होटल, ताजमहल होटल। ताजमहल होटल एक ऐसा होटल है, आज भी लोग मुंबई जाते हैं घूमने के लिए तो गेट ऑफ इंडिया के पास जाते हैं, समुद्र के किनारे खड़े होते हैं, वहाँ खड़े होकर कोई सेल्फी लेता है, कोई वीडियो बनाता है तो कोई अलग अलग तरीके की एक्टिविटी करता है। तमाम ऐसी फिल्में हैं जहाँ फिल्मों में भी उस होटल को दिखाया जाता है। बड़े सारे लोग हैं जिनकी यादों में ताजमहल होटल आज भी समाया हुआ है। वक्त आगे बढ़ने लगता है और जमशेदजी टाटा का नाम भी लगातार बड़ा हो रहा था। उन्होंने अपने पिता की जिम्मेदारियां खुद उठानी शुरू कर दी। उसके बाद अपनी जिम्मेदारियों को उन्होंने रतन जी टाटा, जो कि उनके बेटे होते हैं, उनको दी। रतन जी टाटा ने अपनी जो जिम्मेदारियां होती हैं वो अपने बेटे नवल टाटा जी को देनी शुरू कर दी। 10 साल तक उनकी पत्नी से रिश्ते उनके ठीक चलते हैं, लेकिन इसी बीच में उनके पत्नी से उनके विवाद शुरू हो जाते हैं और वो अपने पत्नी से अलग हो जाते हैं। पत्नी से जब अलग होते हैं तब उनको 2 बेटे होते हैं, एक का नाम रतन टाटा होता है और दूसरे बेटे का नाम होता है जिमी टाटा। लेकिन जब दूसरी शादी करते हैं तो उनको एक और बेटा पैदा होता है, उसका नाम नोएल टाटा रखा जाता है। लेकिन आज की कहानी जो है वो हम रतन टाटा जी की कहानी सुना रहे हैं, जिनको रतन नवल टाटा के नाम से भी जानते हैं, पहचानते हैं। दरअसल उनकी शुरुआती जो शिक्षा होती है वो मुंबई के स्कूलों में होती है। उसके बाद मुंबई के ही अलग अलग स्कूल जैसे कि कैथीड्रल, जॉन कॉनन स्कूल से भी इनकी पढ़ाई शुरू होती है। और जब साल 1955 आता है तब उनकी परिवार के सहमति के बाद वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, जब इनके माता पिता अलग हो जाते हैं तो इनकी जिम्मेदारी इनकी चाची ने संभाली। यानी कि जमशेदजी टाटा की जो विधवा होती हैं, जो पत्नी होती हैं, उन्होंने इनकी सारी जिम्मेदारी संभाली, रतन नवल टाटा की जिम्मेदारी संभाली। साल 1955 में ये विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए।
पढ़ाई के दौरान इन्हें एक अंग्रेज़ लड़की से मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है और उस लड़की से ये शादी भी करना चाहते थे। वो लड़की भी इनसे शादी करना चाहती थी, लेकिन इसी बीच में इनकी जो दादी की तबीयत खराब होती है तो बताते हैं कि साल 1962 में वो साल था। दादी की तरफ से ये खबर पहुंचती है कि तुम्हारी दादी बहुत बीमार है, तुम्हें आना चाहिए। जब वो इंडिया आते हैं तो उस लड़की को भी साथ लाना चाहते थे जिससे वो शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के परिवार वालों ने ये कहते हुए मना कर दिया कि इस वक्त भारत और चीन के जो संबंध है वो आपस में अच्छे नहीं हैं, युद्ध चल रहा है, जब स्थिति ठीक हो जाएगी तब ये लड़की वहाँ पर आ जाएगी। लेकिन इसी बीच में युद्ध की स्थिति भी ठीक हो जाती है, सब कुछ ठीक था। ये अपने पिता की जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर देते हैं, लेकिन लड़की के पिता ने धोखे से उस लड़की की शादी किसी और से कर दी और जब ये बात रतन टाटा जी को पता चलती है तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन उन्होंने फिर शादी आगे ना करने का फैसला कर लिया, शादी करते ही नहीं है। हालांकि एक नाम और जुड़ता है जो सुर्खियों में रहता है। कभी भी सोशल मीडिया पर या फिर अखबारों में या फिर इंटरव्यू के माध्यम से ये समझने को मिलता है कि बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस रही है जिनका नाम है जिमी गरेवाल। जिमी गरेवाल एक अच्छा बड़ा नाम था। उनकी एक फिल्म आई थी कर्ज, जो ऋषि कपूर के साथ थी। एक फिल्म आई थी मेरा नाम जोकर, जो राज कपूर के साथ आई थी, यानी कि ऋषि कपूर के पिता के साथ आई थी। तीन देवियाँ और साथ ही सिद्धार्थ, इस तरीके की कई फिल्में आई थी। जब ये आगे चल के अपना एक ऐसा पॉडकास्ट, जैसा आज की तारीख में पोस्टकार्ड बोलते हैं, तो उन्होंने अपना एक ऐसा ही एक शो बनाया था। उस शो में देश के महान हस्तियों को उन्होंने उसमें शुरू में बुलाया और उनसे बातचीत की और उसी बातचीत के दौरान उन्होंने रतन टाटा जी को भी बुलाया था। और जबकि ये बताते हैं कि जिमी गरेवाल जो होती हैं वो जिमी गरेवाल और उनके आपस में अफेयर भी होते हैं और इन्होंने ये स्वीकार भी किया कि हमने विदेशों में बहुत अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ बिताया है। हालांकि इसके प्रमाण नहीं मिलते हैं कि ये शादी वादी इन्होंने क्यों नहीं की, इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है। दो और लड़कियों के नाम भी सामने आते हैं। कुल मिलाकर के 4 ऐसे लड़कियों के नाम सामने आते हैं जिनके बारे में लोग बताते हैं कि रतन टाटा जी शादी करना चाहते थे, शादी के बहुत नज़दीक तक पहुंच जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें एन वक्त पर बिगड़ जाती है और बात बन नहीं पाती है। ऐसे वक्त आगे चलते चलते जब ये अपने पिता की जिम्मेदारियों को उठा रहे थे तो बात थी साल 1980 की। बताते हैं कि इनकी टाटा मोटर्स कंपनी में उस वक्त 4000 कर्मचारी काम करते थे और एक गैंगस्टर की नज़र इनके कंपनी पर पड़ जाती है। गैंगस्टर ने इनको परेशान करना शुरू कर दिया, इनसे रंगदारी वसूलने की कोशिश करने लगा। अब रतन टाटा जी ने पुलिस का सहारा लिया, लेकिन पुलिस भी उस गैंगस्टर के नाम से घबराती थी, परेशान होती थी। अब ऐसी स्थिति में ये करे तो क्या करें, क्योंकि उस गैंगस्टर ने इनके जो कर्मचारी होते हैं उनको भी डराना धमकाना शुरू कर दिया था और डर की वजह से इनके कर्मचारी कंपनी में नहीं आते थे। उस गैंगस्टर का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो रंगदारी के पैसे मांग रहे हैं वो दे दो, उसके बाद अपनी कंपनी में तुम काम करो। लेकिन रतन टाटा जी ने ये सोचा कि अगर मैंने इन्हें पैसे दिए तो आज ये गैंगस्टर है, कल को कोई नया तैयार हो जाएगा, हो सकता है कि कर्मचारी ही इस तरीके की हरकतें करना शुरू कर दें। तब उन्होंने फैसला लिया कि अपने कर्मचारियों को एक मैसेज दिए, विज्ञापन भेजे। उन्होंने कहा कि आप कंपनी के लिए काम करिए, हम आपको ज़्यादा लाभ देंगे, आपको ज़्यादा सुविधाएं देंगे। और ये सुविधाएं देने का सिर्फ एक ही मकसद था कि गैंगस्टर को पैसे देने से अच्छा है कि अपने कर्मचारियों को फ़ायदा दिया जाए। कर्मचारियों को अगर फ़ायदा देंगे तो कर्मचारी पूरे शिद्दत, पूरे ईमानदारी से अपने काम में जुट जाएंगे और ऐसा ही हुआ। रतन टाटा जी ने जो सोचा था ठीक वैसे ही होता है। कर्मचारी काम पर लौट आते हैं और जो गैंगस्टर उन्हें परेशान करना शुरू किया था, पुलिस ने उनकी फिर इनकी मदद की, पुलिस ने उसको जेल भेज दिया। वो जेल जब चला जाता है और छूट करके वापस आता है तो बताते हैं कि उसने कसम खा ली थी कि वो रतन टाटा जी से बदला लेगा, छोड़ेगा नहीं। लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, वो अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो पाता है। वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था, इनकी कंपनियां लगातार आगे बढ़ रही थी। ये हर बार कोई न कोई नया प्लान करते थे और कंपनी में हाथ आजमाते चले जाते थे। 1-2 कंपनी से शुरुआत की थी, अब
30-40 इस तरीके की कंपनियां इनकी होनी शुरू हो जाती हैं। साल 1998 की बात है, इन्होंने एक ऐसी कार लॉन्च की थी। उस कार की धूम पूरे इंडिया में फैल जाती है। कार का नाम रखते हैं इंडिका। इंडिका कार का नाम रखते हैं और कंपनी को जिस तरीके से ये बढ़ा करके बनाते हैं, लेकिन उस हिसाब से ये कार जो इतना ग्रो नहीं कर पाती है, पब्लिक के दिमाग में नहीं चढ़ पाई और इनको लगता है कि शायद इसके वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। इसीलिए इस कंपनी की विज़न को ये बेचना चाहते थे ताकि विदेशी कोई कंपनी इस कंपनी को ले और साथ मिल कर के काम करें। लेकिन जब विदेशी कंपनियां आती हैं, बिल फोर्ड जो फोर्ड कंपनी है उसके मालिक बिल फोर्ड जब मुंबई में इनसे मीटिंग करते हैं, तो मीटिंग करने के बाद मीटिंग के दौरान ही कुछ इनकी बेइज्जती कर देते हैं। बेइज्जती कुछ ऐसी कि रतन टाटा जी, जब आपको इसके बारे में कोई समझ नहीं थी, आपको इसके क ख ग के बारे में कुछ पता नहीं था, तो आपको ये कंपनी बनानी ही नहीं चाहिए थी, आपको ये कार बनानी ही नहीं चाहिए थी। हम इसे खरीद कर आप पर एहसान कर रहे हैं, इस तरीके की बात करी। जब ये अपने घर जा रहे थे कार से, तब इन्हें जाते जाते ख्याल आता है कि ये इसने बहुत बड़ी बात कर दी है, बेइज्जती करके के गया है। तभी ये फैसला लेते हैं कि चाहे इसे कितना भी नुकसान हो जाए, इंडिका कार का जो विज़न है वो बिल्कुल भी नहीं बेचेंगे। और उन्होंने अपने कार का विज़न बेचने से साफ इनकार कर दिया। बिल फोर्ड को मायूस होकर के वापस जाना पड़ा और ये अपने काम में लग जाते हैं। अलग अलग कंपनियों में हाथ आजमाना शुरू कर देते हैं, चाहे नमक हो, चाहे ज्वेलरी हो। तनिष्क ब्रांड इन्हीं का है, तनिष्क ब्रांड। और ताजमहल होटल हो या फिर ताजमहल की चाय हो, इस तरीके के बहुत सारे ब्रांड हैं जो 100 से ज़्यादा कंपनियां इनकी हैं वो बन चुकी हैं। वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था और वक्त का पहिया जैसे ही आगे बढ़ता है, साल 2008 में फोर्ड कंपनी का दिवालिया निकल जाता है। और जब फोर्ड कंपनी का दिवालिया निकल जाता है तो वो अपनी कंपनी को नीलाम कर रहे थे। इसी बीच में पता चलता है कि रतन टाटा जी उसमें हिस्सेदारी लेते हैं और जाते हैं, और जाने के बाद अपनी इस कंपनी को टेक ओवर कर लेते हैं, अपने अंडर में ले लेते हैं। जब टेक ओवर कर रहे थे तब उन्होंने बिल फोर्ड ने कहा था कि टाटा जी, आपने इस कंपनी को लेकर के हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, हम आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। तब इन्होंने लैंड रोवर और जगुआर कंपनी को अपने हिस्से में ले लिया था और उसका काम करना शुरू कर दिया था। आज लैंड रोवर की पहचान है। और जब वो दौर था जब लैंड रोवर और जगुआर डूब रही थी, लेकिन रतन टाटा जी के हाथ से लगते ही वो सोना बन जाती है और वो चमकने लगती है। वक्त का पहिया ऐसे बढ़ रहा था जब लोगों को ये बात पता चलती है कि जिस व्यक्ति ने उनकी बेइज्जती करी थी और विषय के लिए इन्होंने उसके कंपनी को अपने टेक ओवर कर लिया था, खरीद लिया था। 26/11/2013 की बात है। पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी, उनकी संख्या लगभग 10 के आसपास बताई जाती है, वो समुद्र के रास्ते से मुंबई में प्रवेश करते हैं और अलग अलग हिस्सों में जाकर के उन्होंने गोलीबारी करना शुरू कर दिया। उनके सामने जो भी पड़ रहा था उसको वो गोली मार रहे थे, उसकी हत्या कर रहे थे। कुछ आतंकवादी ऐसे होते हैं जो समुद्री रास्ते से आते हैं, तो गेट ऑफ इंडिया की तरफ से वो सीधा एंट्री कर लेते हैं ताज होटल में। और ताज होटल जो इंडिया का जाना माना है, जो मुंबई का जाना माना नाम है, उसके अंदर जाते हैं। उस वक्त बताते हैं कि लगभग 300 से ज़्यादा गेस्ट उसमें अंदर थे, कर्मचारी उसके अंदर काम कर रहे थे। और इसी बीच में जिसको देख रहे थे ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे। हालांकि जैसे ही किसी कर्मचारी ने रतन टाटा जी को ये सूचना दी कि आपके इस होटल के अंदर कुछ आतंकवादी घुस आए हैं और वो गोलियां चला रहे हैं, मार रहे हैं, तब रतन टाटा जी ने संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन संपर्क हो नहीं पाता। तब वो वहाँ से सीधा पहुँच जाते हैं उसी होटल के अंदर और होटल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर्मचारी गार्डों ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया, बाहर ही रोक लिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। वो कहते हैं कि मेरे कर्मचारी, मेरे गेस्ट अंदर परेशान हैं, अंदर गोलियां चल रही हैं और ऐसे वक्त में मैं बाहर हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये बात जब अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से लोगों को पता चलती है कि एक होटल का मालिक भी जो इतना बड़ा आदमी है, वो अपने कर्मचारियों को लेकर के, अपने लोगों को लेकर के इतना ज़्यादा फिक्रमंद है,
सुबह से शाम हो जाती है लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलते। तब उन्होंने अपने आंखों से देखा कि जो कुछ रेहड़ी वाले थे उनको भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, आम लोग जो थे उनको भी नुकसान हो जाता है। कई पुलिस वाले हैं जो मारे जाते हैं, जो उनके गेस्ट थे होटल के अंदर वो भी मारे जाते हैं, उनके कर्मचारी मारे जाते हैं। एक कर्मचारी तो ऐसा था जिनका बेटा और जिनकी पत्नी भी मारी जाती है, लेकिन उसने अपनी फिक्र किए बिना ही अपने कर्मचारियों की, जो कर्मचारी वहाँ होते हैं, साथ ही अपने जो गेस्ट होते हैं उनकी सुरक्षा में लग जाते हैं, उनकी मदद करने में लग जाते हैं, लेकिन वो होटल से भागते नहीं हैं। जब ये बात अमेरिका या कहीं बाहरी विदेशी कंपनियों में पता चलती है तो इस पर रिसर्च होता है बाकायदा कि आखिरकार ऐसे क्या कर्मचारी हैं, ऐसे उन्हें क्या दिया जा रहा था रतन टाटा जी की तरफ से कि वहाँ गोलियाँ चल रही हैं और गोली चलने के बावजूद भी मौका था भागने का, लेकिन भाग नहीं पाते। ये फिर पता चलता है कि ये अपने कर्मचारियों के प्रति इतना शानदार व्यवहार करते थे कि जिससे कि हर कर्मचारी को इनसे मिल करके ऐसा लगता है कि जैसे कोई ये घर के सदस्य हैं, जैसे ये मेरे परिवार का हिस्सा है। और परिवार के हिस्से में जब परिवार मुसीबत में आता है तो परिवार के लोग किसी को छोड़ करके नहीं जाते हैं। इसीलिए कर्मचारियों को जब रिसर्च किया जाता है तो बात सच पाई जाती है। और जब ये बात रतन टाटा जी को पता चलती है कि कोई भी कर्मचारी, एक भी कर्मचारी होटल से भागा नहीं, तब उन्होंने अपने उन कर्मचारियों के कर्ज को माफ़ कर दिए। उन्होंने कसम खाई कि जब तक वो जिंदा है तब तक उनकी सैलरी भी देंगे और उन्हें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। जो कर्मचारी मारे जाते हैं, जो लोग मारे जाते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा हो, उनके बच्चों की चिकित्सा हो, उनकी अन्य सुविधाएं हो, उनके बारे में भी वो, न केवल उनके बारे में बल्कि जो रेहड़ी वाले होते हैं उनके बारे में भी ऐसा बताया जाता है कि एक लड़की की टांग में जो गोली लग जाती है और उस लड़की के बाद में वो अजमल को पहचान लेती है, उसके लड़की के ऊपर जितना भी खर्च आता है टाटा जी अपने ऊपर लेते हैं और आसपास में जितने भी लोग होते हैं 20 दिन में ही उनकी सुविधाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जबकि ये भी बताया जाता है कि सरकार की तरफ से उन परिवार वालों को लगभग 10-12 साल लग जाते हैं मदद पहुंचने में, लेकिन रतन टाटा जी ने महज 20 दिन में ही सब लोगों की मदद कर दी थी और भविष्य में भी मदद करने का भरोसा दिलाया था। शायद यही वजह थी जो कर्मचारी जा सकते थे लेकिन अपनी जान की परवाह किए बजाय वो जाते नहीं हैं। एक बार ये बताया जाता है कि मुंबई से नासिक ये अपनी टीम के साथ जा रहे थे, अपने कार से जा रहे हैं तो रास्ते में टायर पंचर हो जाता है और जब टायर पंचर हो जाता है तो इनकी पंचर की दुकान के लोग तलाश करते हैं। हालांकि पंचर की दुकान मिल जाती है लेकिन उस दुकान से कुछ दूरी पर एक चाय की दुकान होती है तो ये लोग वहाँ पर चाय पीने जुट जाते हैं। इसी बीच में कुछ लोगों को लगता है कि शायद रतन टाटा जी टॉयलेट करने के लिए इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन जब काफ़ी देर तक वो लौट करके नहीं आते हैं तो कर्मचारियों को थोड़ी परेशानी होने लगती है, वो उन्हें तलाश करने लगते हैं। जब वो गाड़ी के पास जाकर के देखते हैं तो जो टायर पंचर बना रहा था वो मजदूर, वो व्यक्ति, उसके पास वो बैठ करके रतन टाटा जी वो भी काम में जुट जाते हैं। उनसे पूछा जाता है कि साहब आप क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अगर हम दोनों मिलकर के काम करेंगे तो जल्दी काम होगा। ये बात जब बाकी कर्मचारियों को पता चलती है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी वो कितनी सादगी के साथ रहते हैं। ऐसे ही इनका एक और किस्सा है। अक्टूबर 2016 का उन्हें ग्वालियर बुलाया जाता है एक स्कूल में गेस्ट लेक्चर के लिए। जब ये जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे पूरा तामाझामा फैला हुआ है और एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे कि उनके सेक्रेटरी होंगे, उनके सुरक्षा गार्ड होंगे, उनकी बहुत बड़ी टीम उनकी यहाँ पर आएगी। लेकिन पता चलता है कि जो रतन टाटा जी होते हैं वो अकेले ही एयरपोर्ट पर आए हुए थे और जब उनका स्वागत करते हैं तो ये बात एक स्टूडेंट से उनसे पूछी थी कि आप इतने बड़े आदमी हैं लेकिन इतने सादगी के साथ, तो सादगी के साथ ही उन्होंने जवाब दिया कि मुझे आम लोगों की तरह रहना अच्छा लगता है। वह इतना पैसा कमाते थे, ऐसा बताया जाता है, ऐसा दावा किया जाता है कि कई राज्य, लगभग 4-5 राज्य मिला करके इतना टैक्स भी नहीं वसूल पाते जितना का ये टैक्स
देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए खुद दे दिया करते थे। ऐसा बताते हैं कि जिस जगह से इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की थी, जिस विश्वविद्यालय में ये जाते हैं, उस विद्यालय में आज के तारीख की अगर बात करें तो लगभग 415 करोड़ रुपए का ये दान कर चुके हैं। ऐसा बताया जाता है कि उस विश्वविद्यालय के इतिहास में कभी किसी ने इतना दान नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ के स्टूडेंट अगर आते हैं तो इस पैसे से उनकी स्कॉलरशिप में भी मदद कर दीजिए। यही नहीं, जब कोरोना काल आता है तो उस वक्त इन्होंने लगभग 1,500 करोड़ रुपए भी देश को मदद करने के लिए दिए थे। और ये भी नहीं, चाहे वो किसी की खाने की बात हो, चाहे किसी की पहनने की बात हो, चाहे बहुत सारी संस्था हो, चाहे किसी की एजुकेशन की बात हो, चाहे किसी की चिकित्सा की बात हो, लगभग अपनी कमाई का 66%, 66% ये रतन टाटा जी दान कर दिया करते थे। और खुद वो ऐसे रहते थे जैसे कि एक साधारण का व्यक्ति हो। 9 अक्टूबर 2024 को जब इनकी मौत की खबर पूरे अखबारों से, सोशल मीडिया से जब फैलती है तो लोगों को उनके मरने का बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। न जाने कितने लोगों ने उनके जाने के बाद आंसू भी निकाले और भावुक हो जाते हैं, उनको नम आंखों से विदाई देते हैं। और जैसे ही मुंबई में इनके बारे में पता चलता है कि मुंबई की फला जगह, तो वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुँच जाते हैं। यूं ही नहीं कोई रतन टाटा बन जाता है। 21 वर्षों में उन्होंने अपने कंपनी को 40 से 50 गुना तक ज़्यादा आगे बढ़ा दिया था। और इसीलिए इन्हें लोग इतने अदब और इतने प्यार से इनका नाम लेते हैं। तो इन छोटे छोटे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि ऐसे महान व्यक्ति से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति के चले जाने से पूरे देश को इतनी तकलीफ हुई है जिसका शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना बिल्कुल भी कई बार अंदर से रुदन सी मतलब कि आने लगती है। ऐसा लगता था कि किसी की काश मैं भी रतन टाटा की जैसी होती। मुझे इस बात का बड़ा गौरवान्वित फील हो रहा है कि मैंने ऐसे व्यक्ति के बारे में जो छोटी मोटी कुछ जानकारियाँ थी वो बताने की कोशिश करी है। वाकई ऐसे व्यक्ति सदियों में पैदा होते हैं और ऐसे व्यक्ति से हमें बहुत सारी सीख लेनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हमें बार बार सैल्यूट करना चाहिए, जिसके वजह से लोग उन्हें इतना प्यार करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, किसी भी दल से क्यों ना हो, हर व्यक्ति ने उनके जाने का अफसोस मनाया है। बाकी अफसोस वाली बात ही है। और ऐसे व्यक्ति हमेशा हमारे दिलों में रहने चाहिए। ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।